हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल प्रशंसा ऑनेस्ट एजुकेशन पे। और मैं श्वेता प्रकृति आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा था और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। लेकिन इस एक्ट पे आने से पहले एक बार हम लोग 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को एक बार रिकॉल करेंगे। तो सबसे पहले यह जानेंगे कि 1700 रेगुलेटिंग एक्ट जो हुआ था, इसमें क्या हुआ था। सबसे पहला पॉइंट कि इसमें द्वैध शासन का अंत हुआ था। तो द्वैध शासन जो था एक आपका हुआ था नवाब और कंपनी के बीच। तो अवध के नवाब और कंपनी के बीच द्वैध शासन हुआ था। 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था और 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। और इसके बाद द्वैध शासन की स्थापना हुई थी 1764 से लेकर 1764 से 65 से लेकर के 1772 में। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से द्वैध शासन का अंत हुआ था और यह एक्ट लाया गया था कंपनी का जो शासन था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था भारत में, उस पे जो है शिकंजा कसना था। तो सबसे पहला है कि इसमें कंपनी पर संसदीय नियंत्रण की स्थापना करना था। चूँकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी भारत में, वो ब्रिटिश की महारानी जी थी एलिजाबेथ प्रथम। इन्होंने चार्टर दिया था कि भारत में जाओ और तुम अपना व्यापार फैलाओ। लेकिन यह व्यापार के साथ साथ क्या काम करता था कि भारत में जितने भी राजनीतिक गतिविधियां होती थी उसमें भी हाथ पैर फैलाना शुरू कर दिया था। तो इसीलिए इसके लिए जो है कंपनी पर संसदीय नियंत्रण की स्थापना की गई। और दूसरा पॉइंट है कि कंपनी के संविधान में बदलाव लाया गया। तो कंपनी को चलाने के लिए दो प्रकार की संस्थाएं थी। पहला था बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर्स, जो कि निवेशकों का समूह था, और दूसरा था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिसमें 24 सदस्य होते थे और 4 वर्ष के लिए ये निर्वाचित होते थे। और जिसमें 1/4 सदस्य 1 वर्ष बाद क्या होता था, तो सेवानिवृत्त हो जाते थे। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की इसलिए स्थापना की गई थी। इसके बाद हम लोग आते हैं थर्ड पॉइंट, देखते हैं कि गवर्नर की जगह पर गवर्नर जनरल, यानी कि भारत में पहले क्या था, 3 प्रेसिडेंसी थे। 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण प्रेसिडेंसी ये बंगाल का प्रेसिडेंसी, फिर यहाँ नीचे हम लोग देखते हैं साउथ में, तो यहाँ हो गया मद्रास और यहाँ हो गया बम्बई प्रेसिडेंसी। तो पहले जानेंगे कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड क्लाइव। और लॉर्ड क्लाइव 2 बार बंगाल का गवर्नर बनता है, एक तो 1760 से लेकर के 1765 के बीच, और दूसरा बनता है 1767 से 67 के बीच। इस तरह इसका जो है कार्यकाल रहता है। 1757 से लेकर के गवर्नर जो बनता है 1757 से लेकर के 1760 के बीच ये गवर्नर रहता है। फिर 1765 से 1767 के बीच लॉर्ड क्लाइव जो है वो बंगाल का गवर्नर होता है, पहला गवर्नर। लेकिन 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है उसमें बंगाल के गवर्नर को उसको गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। और पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वॉरेन हेस्टिंग्स थे पहला गवर्नर जनरल। और यहाँ पे जो ये बम्बई प्रेसिडेंसी और नीचे है मद्रास प्रेसिडेंसी, इस दोनों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था इसी एक्ट के दौरान। चौथा पॉइंट हम लोग आते हैं, एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। कहाँ, कलकत्ता में। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के दौरान 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और 3 अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो एक मुख्य न्यायाधीश का नाम था एलिजा एम्पे, उसका नाम क्या था, एलिजा इम्पे। और 3 अन्य न्यायाधीश होते हैं जिसका नाम था, एक का हाइड, चैम्बर्स और लिमेस्टर। ये 3 नाम याद रखेंगे, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश। तो इस तरह हम लोग देखेंगे कि 4-5 पॉइंट्स बनते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट्स के दौरान। तो एक बार हम लोगों ने उसको रिकॉल कर लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए और इसमें क्या क्या प्रभाव बनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें भी पहला पॉइंट है कि संसदीय नियंत्रण और बढ़ गया, यानी कि 1773 में भी तो सब क्या था कि कंपनी पर संसद का नियंत्रण बढ़ा। क्योंकि ब्रिटिश में क्या है, राजतंत्रीय व्यवस्था भी है, वहाँ भी वंशानुगत राजा, फिर उसका पुत्र राजा, इस तरह का सिचुएशन है। और क्या है, ब्रिटिश मंत्रिमंडल भी है वहाँ, पार्लियामेंट्री सिस्टम भी है वहाँ, यानी कि 2 तरह के वहाँ व्यवस्थाएं हैं।
तो इस तरह क्या हुआ कि संसद का नियंत्रण जो है इस पे बढ़ गया कई मामलों में, और इस कंपनी के शासन को 2 भागों में विभाजित किया गया। चूँकि पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना हुई थी, और इसमें क्या हुआ कि इसमें भी इसको 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल और दूसरा था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। चूँकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो आई थी भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से, लेकिन यह भारत में राजनीतिक गतिविधियों में ये ज़्यादा उलझ रही थी। इसलिए ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण जो है इसके लिए बोर्ड की स्थापना की और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की। इसमें क्या है, ये जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये पॉलिटिकल जितनी भी गतिविधियां होगी उसको हैंडल करेगी, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है ये कॉमर्शियल यानी कि वाणिज्यिक व्यापारिक गतिविधि जो जितना भी होगा उसको वो हैंडल करेगी। तो इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था इसमें 6 सदस्य थे। इसमें कितने सदस्य थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में? 24। उसको याद रखेंगे, 24 सदस्य थे और 4 वर्ष के लिए ये निर्वाचित होते थे। कितने वर्ष के लिए?